जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कुंदन एकेडमी के हिंदी ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिला और संभाग के क्रम में रायसेन जिला को पढ़ने जा रहे हैं। देखेंगे रायसेन जिला की स्पेशली जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। तो रायसेन जिला दोस्तों भोपाल संभाग के अंतर्गत आता है। देखेंगे भोपाल जिला है यहाँ पास, और भोपाल संभाग के ज़िले लगभग भोपाल संभाग में 5 ज़िले आते हैं। बिरसा आता है, राजगढ़ आता है, सीहोर और रायसेन। दोस्तों, भोपाल संभाग में हमने भोपाल को पढ़ लिया है और उसके पश्चात सीहोर को पढ़ा है। आज की क्लास में हम रायसेन ज़िला को पढ़ने जा रहे हैं। देखेंगे दोस्तों, यहाँ पास रायसेन का पहले हम लोकेशन आपको दिखाना चाह रहे हैं। देखिएगा मैप में, ये देखेंगे आपको ये रायसेन ज़िला है जो कि भोपाल संभाग के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, रायसेन में महत्वपूर्ण फैक्ट जो हैं उनको आज हम देखेंगे एक एक के सारी चीज़ों को। तो चलिए शुरू करते हैं। देखेंगे रायसेन ज़िला का क्षेत्रफल है 8466 वर्ग किलोमीटर, 8466 वर्ग किलोमीटर। रायसेन का क्षेत्रफल है, याद रखेंगे, रायसेन ज़िला का क्षेत्रफल है 8466 वर्ग किलोमीटर। फिर आगे देखेंगे अगला फैक्ट है, इस शहर को 1143 में राय सिंह ने बसाया था। याद रखेंगे दोस्तों कि 1143 ईस्वी में राय सिंह ने बसाया था, यहाँ के शासक थे, और राय सिंह के नाम से ही रायसेन पड़ा दोस्तों, याद रखेंगे। तो रायसेन शहर की स्थापना किसने कराया था? राय सिंह ने कराया था 1143 ईस्वी में। फिर देखेंगे दोस्तों रायसेन में जनगणना 2011 के अनुसार जो आंकड़े हैं उनको पढ़ने जा रहे हैं। सेंसस 2011 के आंकड़े देखिएगा। यहाँ जनसंख्या बताया जा रहा, पॉपुलेशन 13,31,597 व्यक्ति। ये 2011 के आंकड़ों के अनुसार रायसेन की जनसंख्या है दोस्तों। जैसा कि 2021 में, चूँकि भारत में 10 की जनगणना आती है, तो 2021 में अगली जनगणना होनी थी, लेकिन अभी तक दोस्तों जनगणना कार्य अभी नहीं हुआ है। तब तक हम लोग 2011 के ही आंकड़े पढ़ेंगे। तो देखेंगे रायसेन जिला का जो जनसंख्या है 2011 के अनुसार 13,31,597 व्यक्ति। ठीक है दोस्तों, ये स्त्री पुरुष कुल योग है, यहाँ टोटल जनसंख्या है देखेंगे। फिर आगे देखेंगे, आगे लिखा है लिंगानुपात जेंडर रेशियो दोस्तों 931 है। जैसा कि पिछली क्लासों में भी हमने आपको बताया था जेंडर रेशियो क्या होता है। यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो जानिएगा कि 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं, या कह सकते हैं पुरुष स्त्री अनुपात को ही लिंगानुपात कहते हैं। तो 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या कितनी यहाँ 901 है। ठीक है, रायसेन ज़िले में ये 2011 के आंकड़े के अनुसार है। फिर देखेंगे अगला फैक्ट यहाँ पास देखेंगे जनसंख्या घनत्व बताया गया, पॉपुलेशन डेंसिटी 157 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। एक वर्ग किलोमीटर एरिया में निवास करने वाली जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो देखेंगे रायसेन का जो जनसंख्या घनत्व है 157 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। पिछली क्लास में या पिछली वीडियोज़ में हमने बताया था मध्य प्रदेश का लिंगानुपात और मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व। तो दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व क्या है और मध्य प्रदेश का वर्तमान में लिंगानुपात क्या है 2011 के आंकड़ों के अनुसार। ठीक दोस्तों, फिर आगे देखेंगे लिटरेसी रेट। यहाँ बताया गया है कि रायसेन जिला का जो लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर 73% है दोस्तों, याद रखेंगे। साक्षरता दर कितना है? 73% जो है तो रायसेन का लिटरेसी रेट है। फिर देखेंगे यहाँ पास कुछ ऐतिहासिक स्थलों के बारे में, हिस्टोरिकल प्लेस है, सांस्कृतिक एवं पर्यटन कल्चरल एंड टूरिज़्म को देखेंगे दोस्तों। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि रायसेन ऐतिहासिक प्लेस है, यहाँ कई सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल भी हैं। तो सांस्कृतिक दृश्य से और प्राकृतिक पर्यटन दृश्य से भी बहुत महत्वपूर्ण है। सारी चीज़ों को देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले तो यहाँ देखिएगा भीमबेटका की गुफाओं के बारे में बताया गया। भीमबेटका की गुफाएँ, भीमबेटका की जो गुफाएँ हैं दोस्तों, भीमबेटका की गुफाएँ अब्दुल्लागंज में स्थित हैं दोस्तों। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि विश्व का सबसे बड़ा शैलाश्रय समूह है ये, याद रखेंगे। ये गुफाएं विश्व के सबसे बड़ी गुफा समूह में आती हैं और इन गुफाओं में प्रागैतिहासिक मानव के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। देखिएगा यहाँ बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट हमने कलेक्शन किया है। इसके पश्चात आपको पता होगा
कि भीमबेटका गुफाओं को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 2003 में शामिल किया गया था। याद रखेंगे कब शामिल किया गया था दोस्तों? यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भीमबेटका गुफाओं को 2003 में शामिल किया गया। तो महत्वपूर्ण फैक्ट है। देखेंगे मध्य प्रदेश में 3 प्लेस हैं जिनको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। 1900 देखेंगे सबसे पहले 1986 में खजुराहो की मंदिरों को शामिल किया गया था। 89 में सांची के बौद्ध स्तूपों को, जो कि आगे मैं बताने ही वाला हूँ, रायसेन में ही आता है। और 2003 में जो है तो भीमबेटका गुफाओं को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। तो देखेंगे 2003 में अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित भीमबेटका की गुफाओं को, जिसमें विश्व का सबसे बड़ा शैलाश्रय समूह है, ये गुफाएं प्रागैतिहासिक मानव के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और 2003 में इनको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। तो महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों कि भीमबेटका की गुफाओं को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया, या मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुफा समूह कौन सा है? तो भीमबेटका की गुफाएँ हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि प्रागैतिहासिक मानव के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, याद रखेंगे आप लोग। फिर देखेंगे यहाँ पास अगला फैक्ट देखने जा रहे हैं। देखेंगे यहाँ गुफाओं से ही संबंधित मृगेंद्रनाथ की गुफाएं भी रायसेन जिले में स्थित हैं। देखेंगे मृगेंद्रनाथ कैव्स जो हैं कहाँ हैं? प्रागैतिहासिक काल से है, प्री हिस्टोरिकल पीरियड की हैं, पाटनी गांव रायसेन में है। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है दोस्तों, यहाँ ध्यान देंगे। मृगेंद्रनाथ की जो गुफाएँ हैं रायसेन के पाटनी गाँव में, यहाँ देखेंगे पाटनी गाँव में हैं, जहाँ प्रागैतिहासिक काल प्री हिस्टोरिक पीरियड से संबंधित ये गुफाएँ हैं। तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश की प्रमुख 2 गुफाओं के बारे में हमने बताया। भीमबेटका की गुफाएं जो कि रायसेन में हैं, और मृगेंद्रनाथ की गुफाएं भी रायसेन में है, पाटनी गांव में हैं। फिर देखेंगे आगे फैक्ट, अगला फैक्ट है सांची के बौद्ध स्तूपों के बारे में बताया गया है। देखेंगे दोस्तों सांची के बौद्ध स्तूपों का निर्माण जो है तो सम्राट अशोक ने करवाया था। जैसा कि आपको पता है कि सम्राट अशोक ने भारत में 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था, जिनमें से सांची के बौद्ध स्तूप भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। यहाँ मुख्य रूप से 3 स्तूप हैं। एक बड़ा स्तूप है जिसे महास्तूप के नाम से जाना जाता है, जिसमें गौतम बुद्ध के दंत अवशेषों को रखा गया है। फिर 2 जो छोटे स्तूप हैं उनको लघु स्तूप के नाम से जाना जाता है। दोस्तों लघु स्तूप फर्स्ट में गौतम बुद्ध के समकालीन धर्म प्रचारक महामौदगलायन और सारिपुत्र के अस्थि अवशेष रखे हुए हैं। इसी प्रकार जो लघु स्तूप सेकंड है उसमें अशोक के समकालीन धर्म प्रचारकों के अस्थि अवशेष रखे गए हैं। तो इस प्रकार से सांची के बौद्ध स्तूप बहुत प्रसिद्ध हैं। देखेंगे सांची को बौद्ध जगत की पवित्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ये फैक्ट भी आप पहले भी पढ़ा होगा कभी कि सांची को बौद्ध जगत की पवित्र नगरी के नाम से जाना जाता है, होली सिटी ऑफ बुद्धिज्म के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखेंगे सांची बौद्ध जगत के लिए जाना ही जाता है, प्रसिद्ध है। आगे देखेंगे जैसा कि हमने बताया था कि मध्य प्रदेश में 3 धरोहरें हैं जिनको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, जिनमें से सांची के बौद्ध स्तूपों का भी नाम आता है। 1989 में, याद रखेंगे 1989 में 1989 में इन्हें यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में 1989 में इन्हें शामिल किया गया था। तो महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। फिर देखेंगे सांची के बारे में। सांची का प्राचीन नाम बताया गया कि सांची का प्राचीन नाम है एंशिएंट नेम ऑफ सांची काकनाद, या बौद्ध श्री पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। याद रखेंगे सांची का प्राचीन नाम था काकनाद या बौद्ध श्री पर्वत, जो कि रायसेन जिले के अंतर्गत ही आता है। तो महत्वपूर्ण है। देखिएगा हमने भीमबेटका की गुफाओं को बताया जिन्हें 2003 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, लेकिन जो सांची हैं जहाँ बौद्ध स्तूप प्रसिद्ध हैं, इनको बौद्ध जगत की पवित्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इनको 1989 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। फिर सांची के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। यहाँ देखेंगे दोस्तों सांची के प्रमुख स्तूपों के तोरण का। देखेंगे जो सांची के जो मुख्य स्तूप है, जिसे बड़ा स्तूप के नाम से जाना जाता है, कि तोरण का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। याद रखेंगे दोस्तों, कई बार इतिहास में ऐसा भी मिलता है पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का विनाशक भी कहा जाता है, लेकिन कुछ विद्वानों ने बौद्ध धर्म का संरक्षक भी कहा है, या कह सकते हैं पुनरुद्धार करने वाला कहा है। ऐसा माना जाता है कि पुष्यमित्र शुंग ने कई बौद्ध धर्म से संबंधित स्तूपों को नष्ट करवा दिया था, लेकिन सांची के जो बौद्ध स्तूप हैं
जो मुख्य स्तूप है इसके तोरण द्वार का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने ही कराया था, या पुनर्निर्माण कर सकते हैं दोस्तों। तो इसलिए महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे कि मुख्य स्तूप के तोरण द्वार का निर्माण किसने कराया था? पुष्यमित्र शुंग ने, जो कि शुंग वंशी शासक था, याद रखेंगे। फिर आगे देखेंगे, अगला फैक्ट यहाँ पास सांची से संबंधित है दोस्तों। रायसेन का किला महत्वपूर्ण है, रायसेन फोर्ट है। देखेंगे यह रायसेन के किला को गिन्नौरगढ़ किला के नाम से भी जाना जाता है, फेमस है गिन्नौरगढ़ का किला यहाँ, जो तोता के लिए प्रसिद्ध है, आगे हम बताएंगे दोस्तों। यहाँ पास देखेंगे रायसेन किला, रायसेन फोर्ट में यहाँ बादल महल, इत्रदार महल एवं राजा रोहित महल रायसेन जिले के प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। तो ये रायसेन किला में प्रमुख दर्शनीय प्लेस हैं। देखेंगे महल हैं, बादल महल, इत्रदार महल, राजा रोहित महल रायसेन जिले के प्रमुख दर्शनीय हैं, पहले भी हमने आपको बताया। फिर देखेंगे जैसे गिन्नौरगढ़ के किला के बारे में हमने बताया, तोता के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ठीक है। ध्यान रखें, गिन्नौरगढ़ का जो किला फोर्ट फेमस फॉर पैरट के लिए जाना जाता है, तो महत्वपूर्ण है। ये देश में, संपूर्ण देश में गिन्नौरगढ़ के तोते प्रसिद्ध हैं दोस्तों, तो याद रखेंगे गिन्नौरगढ़ का किला तोतों के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखेंगे अगला फैक्ट है भोजपुर, बहुत ही प्रसिद्ध है। भोजपुर का नाम सुना होगा, भारत के इतिहास में भी इसका बहुत बड़ा नाम है। देखेंगे भोजपुर विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग, वर्ल्ड लार्जेस्ट शिवलिंग यहाँ स्थित है। जैसा कि आपको पता होगा कि परमार वंशी शासक राजा भोज के द्वारा विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग की स्थापना भोजपुर में किया गया था। इन्होंने भोजपुर शहर की स्थापना भी की थी, तो याद रखेंगे। यहाँ पास महत्वपूर्ण फैक्ट हमने आपको बताया। देखेंगे इसे मध्य भारत का सोमनाथ है भी कहा जाता है, महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। कई बार पुस्तकों में उत्तर भारत का सोमनाथ भी लिखा रहता है दोस्तों, तो याद रखेंगे, है ना। परमार वंशी शासक राजा भोज ने विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना कराई और इसे मध्य भारत का सोमनाथ के नाम से जाना जाता है। फिर आगे देखेंगे भोजपुर में मकर संक्रांति, शिवरात्रि और बसंत पंचमी पर मेला लगता है, याद रखेंगे। कब? भोजपुर शहर में, या कह सकते हैं जहां विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग है। यहाँ 3 अवसरों पर मुख्य रूप से कहा जा रहा है, मकर संक्रांति के अवसर पर, शिवरात्रि के अवसर पर और बसंत पंचमी के अवसर पर मेला का आयोजन किया जाता है। फिर देखेंगे अगला फैक्ट, यहाँ देश का पहला शिवलिंग संग्रहालय यहीं स्थापित किया जा रहा है, महत्वपूर्ण है। कंट्रीज लार्जेस्ट शिवलिंग म्यूजियम यहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो शिव संग्रहालय पहली बार यहाँ स्थापित किया जा रहा है मध्य प्रदेश में। फिर देखेंगे अगला है पर्यटन, मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा भोजपुर उत्सव समारोह का आयोजन किया जाता है। मध्य प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट द्वारा देखेंगे बताया जा रहा है कि भोजपुर फेस्टिवल सेरेमनी का आयोजन किया जा रहा है। कहाँ? भोजपुर में, जहाँ विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग है। तो देखा हम लोगों ने दोस्तों। तो यहाँ देखेंगे रायसेन जो है तो कई ऐतिहासिक प्लेस के लिए जाना जाता है। आप अभी हमने बताया आपको सांची के बौद्ध स्तूप मिले यहाँ पास, इसके पश्चात हमने ये भी देखा रायसेन का किला भी मिला यहाँ पास, देखा कई महल भी यहाँ बने हुए हैं। इस प्रकार से शिव मंदिर को भी हमने देखा। तो कई फैक्ट यहाँ पास हैं। आगे देखेंगे अगला फैक्ट यहाँ पास किससे संबंधित है दोस्तों, 1857 की क्रांति के बारे में बताया जा रहा है। 1857 की क्रांति रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 में फाजिल मोहम्मद व आदिल मोहम्मद ने रायसेन जिले के गढ़ी भोपाल रियासत के अंतर्गत से अंग्रेज़ों के विरुद्ध नेतृत्व किया था। याद रखेंगे लीडरशिप अगेंस्ट द ब्रिटिश। किन किन लोगों का नाम आता है दोस्तों? मोहम्मद, फाजिल मोहम्मद और आदिल मोहम्मद। ये भोपाल देखेंगे भोपाल रियासत के अंतर्गत आया करता था। आपका कौन सा? भोपाल रियासत के अंतर्गत रायसेन गढ़ी आता था। तो रायसेन गढ़ी से इन्होंने नेतृत्व किया था, याद रखेंगे। तो भोपाल से इन्होंने 1857 के क्रांति का विद्रोह किया था। दोनों मिलकर के, फाजिल मोहम्मद और आदिल मोहम्मद, दोनों ही लोगों ने। तो याद रखेंगे ये फैक्ट दोस्तों। आगे देखेंगे आर्थिक उत्पादन केंद्र व इकाइयाँ। क्या दोस्तों? आर्थिक उत्पादन केंद्र व इकाइयाँ, इकोनॉमिक प्रोडक्शन सेंटर एंड यूनिट। तो देखेंगे एक एक करके यहाँ भी फैक्ट है। चूँकि रायसेन में मांडी द्वीप है जो कि प्रमुख औद्योगिक केंद्र है, याद रखेंगे, फेमस है। जैसे आपको पता ही होगा इंदौर में आप महू को याद रखते हैं, जैसे धार में पीथमपुर को याद रखते हैं, इसी प्रकार रायसेन में मांडी द्वीप का बहुत बड़ा नाम है। तो देखेंगे प्रमुख औद्योगिक केंद्र, रायसेन का प्रमुख औद्योगिक केंद्र क्या है? मोस्ट इंडस्ट्रियल सेंटर मांडी द्वीप है, याद रखेंगे।
ठीक है। तो यहाँ का प्रमुख औद्योगिक केंद्र कौन सा है? मांडीदीप है रायसेन का। फिर यहीं रायसेन में देखेंगे ऑप्टिकल फाइबर कारखाना स्थापित किया गया है। ऑप्टिकल फाइबर बनाने का कारखाना देखेंगे मांडीदीप रायसेन में बहुत बड़ा सेंटर है दोस्तों, यहाँ ऑप्टिकल फाइबर के कारखाना है। ठीक है, तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखेंगे। मध्य प्रदेश में एकमात्र प्रदेश है जहाँ ऑप्टिकल फाइबर कारखाने बनाए जा रहे हैं, कहाँ? मांडीदीप रायसेन में, और बहुत बड़ा सेंटर है। फिर देखेंगे अगला फैक्ट, यहाँ प्लास्टिक पार्क भी स्थापित किया गया है, कहाँ? रायसेन के तामोट में। ध्यान देंगे, रायसेन के तामोट प्लेस में प्लास्टिक पार्क की भी स्थापना की गई है। तो ये सारे फैक्ट महत्वपूर्ण हैं। फिर आगे देखेंगे अगला इंडस्ट्रियल प्लेस है हिंदुस्तान इलेक्ट्रो ग्रेफाइट कारखाना मंडीदीप में है, HEG हिंदुस्तान इलेक्ट्रो ग्रेफाइट कारखाना मंडीदीप में ही स्थित है। तो ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, याद रखेंगे। फिर देखेंगे कुछ जियोग्राफिकल पार्ट देखेंगे, भौगोलिक रूप से रायसेन के बारे में हम लोग जानेंगे, भौगोलिक परिदृश्य देखेंगे, जियोग्राफिकल पार्ट। तो महत्वपूर्ण है, देखेंगे रातापानी वन्य जीव अभयारण्य के बारे में बताया जा रहा है। देखेंगे रातापानी वन्य जीव अभयारण्य रायसेन जिले के अंतर्गत ही आता है, रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखेंगे जो रातापानी मध्य प्रदेश में लगभग 31 अभयारण्य हैं दोस्तों, जिनमें से रातापानी एकमात्र अभयारण्य है जिसे टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। तो महत्वपूर्ण हो गया दोस्तों अपने आप में। देखेंगे रातापानी अभयारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है तो प्रदेश का एकमात्र अभयारण्य है जिसे टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। तो महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। रातापानी रायसेन ऐसे याद रखेंगे, रा से रातापानी, रा से रायसेन, है ना, और टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। तो याद रखेंगे, पूछा जाता है क्वेश्चन के प्रदेश का एकमात्र अभयारण्य जिसे टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है, तो दोस्तों रातापानी है, ठीक है ना, और टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल होने वाला रातापानी, तो याद रखेंगे। फिर आगे देखेंगे अगला फैक्ट यहाँ पास बताया जा रहा है, रायसेन भौगोलिक रूप से रायसेन के कुमरा गांव से बेतवा नदी का उद्गम हुआ है। आपको पता ही होगा कि मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी को कहा जाता है, जो कि रायसेन के कुमरा गांव, याद रखेंगे, रायसेन के कुमरा गांव से इसका उद्गम हुआ है। ओरिजिन पॉइंट ऑफ बेतवा रिवर कुमरा गांव रायसेन। तो महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है और बुंदेलखंड की जीवन रेखा भी कहा जाता है बेतवा को। तो याद रखेंगे दोस्तों, क्या? बुंदेलखंड की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? बेतवा को, और मध्य प्रदेश की गंगा भी बेतवा ही को कहा जाता है। तो ये सारे फैक्ट महत्वपूर्ण हैं। कुमरा गांव रायसेन से बेतवा का उद्गम होता है और हमीरपुर के पास यमुना नदी में मिल जाती है। तो यमुना की सहायक नदी है। फिर देखेंगे आगे दोस्तों, यहाँ पास महत्वपूर्ण परियोजना के बारे में बताया जा रहा है। बेतवा नदी में संचालित है हलाली परियोजना। देखेंगे हलाली परियोजना का एक दूसरा नाम है सम्राट अशोक सागर परियोजना, या कह सकते हैं वर्तमान में सम्राट अशोक सागर परियोजना के नाम से ही जाना जाता है। यह रायसेन व विदिशा जिले की संयुक्त सिंचाई परियोजना है, ज्वाइंट इरिगेशन प्रोजेक्ट है। क्या दोस्तों? ये रायसेन व विदिशा जिलों के संयुक्त सिंचाई परियोजना ज्वाइंट इरिगेशन प्रोजेक्ट है दोस्तों। तो याद रखेंगे कौन है? हलाली परियोजना, या इसे सम्राट अशोक सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। फिर देखेंगे अगला फैक्ट यहाँ पास बताया जा रहा है, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है और ख्याति है इसके लिए। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय सांची में स्थापित किया गया है। देखेंगे जैसा कि पता है कि सांची बौद्ध जगत की पवित्र नगरी के नाम से प्रसिद्ध ही है ना। तो इसे यहाँ पास जो है तो सांची में इंटरनेशनल बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है। कहाँ? रायसेन के सांची में। तो दोस्तों मध्य प्रदेश से बनने वाले जितने फैक्ट हैं रायसेन से हैं, रायसेन जिला के बनने वाले सभी फैक्ट्स को हम लोगों ने पढ़ा है, और अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे। ये सारे फैक्ट आप लोग पढ़ेंगे, सब के सब परीक्षा उपयोगी हैं, और लगभग ऐसा कोई फैक्ट नहीं है जो पेपर में ना आया हो। उन सारी चीज़ों का हमने कलेक्शन किया है जो परीक्षा उपयोगी हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में हम लोग अगले भोपाल संभाग के अगले ज़िला के साथ। तो गुड डे, धन्यवाद, मुस्कुराते रहें।